अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस-400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नवातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, न तो वह प्रोवोकेटिव थी और न तो एक्सपेंशनिस्ट थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया।
मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक थी, ठोस थी और प्रभावी थी। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। अध्यक्ष, मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग ये है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे,
देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे, और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा, और हम एकजुट रहे। हम मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा वैसारण में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारी देश की संस्कृति और यह था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं कि सारे विपक्षी राजनीति दल हम सब एकजुट होकर, राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए, लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता, एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी, एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। उस भारत के सिपाही को कहना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, तुम डरो मत, मैं भारतीय हूं, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते, आप एक शब्द तो कहते, ये आपकी भी जिम्मेवारी है राजनाथ जी, ये आपकी भी जिम्मेवारी है।
रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने इस सर में क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको आप सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया।